नमस्कार। प्राचीन भारत के इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारतीय उपमहाद्वीप में सिक्कों के विकास के विषय में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इन सिक्कों का मुद्रा शास्त्री विश्लेषण करते हैं और किस प्रकार की सूचनाएं इन सिक्कों से निकाली जा सकती हैं। हम पिछले कक्षा में इसकी चर्चा कर चुके हैं कि धातु का कोई भी टुकड़ा सिक्का नहीं कहा जा सकता। धातु के टुकड़ों पर जब एक खास राजनीतिक सत्ता या कोई संगठन जैसे निगम, व्यापारियों का समूह या नगर प्रशासन या सम्राट जब अपनी मुहर लगा देता है और उसका एक खास मानकीकृत मूल्य तय कर देता है, उसका एक खास रूप, रंग, आकार होता है, तभी उसको सिक्के का दर्जा मिलता है। भारत में सिक्कों के विकास के कई चरण रहे हैं। सबसे पहले पंच मार्क कॉइन्स बनाए जाते थे। पंच मार्क कॉइन्स यानी कि आहत सिक्के ऐसे सिक्के थे जिनको कि आयताकार छड़ों को काट कर फिर उन्हें पीट कर बनाया जाता था। लेकिन शीघ्र ही ऐसे सिक्कों का उदय हुआ, खास तौर से पहली शताब्दी सामान्य संवत के बाद, जिसमें कि हम पाते हैं कि ढलवा सिक्के मिलने लगते हैं। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, अन्य कई मिश्र धातुओं के सिक्के। लेकिन इन सिक्कों ने कई सूचनाओं को प्रदान किया है। आज हमारे बातचीत का जो मुख्य मुद्दा है कि इतिहासकारों ने, मुद्रा शास्त्रियों ने सिक्कों का उपयोग किस प्रकार के सूचनाओं के लिए किया है। उदाहरण के लिए सबसे पहले हम राजनीतिक इतिहास को लेते हैं। JLN एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इंडो ग्रीक सिक्कों, हिंद यूनानी सिक्कों का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया और उन्होंने एक तरह से पहली बार कैटलॉग ऑफ कॉइन्स, इन सिक्कों की पूरा रजिस्टर, एक प्रकार की सूची तैयार की कि ये सिक्के क्या कौन कौन से हैं, उनकी तस्वीर और तस्वीर के सामने में उनका वजन कितना है, उनके ऊपर क्या क्या लीजेंड बने हैं, कैसे कैसे चिन्ह बने हैं, वो कहाँ से पाए गए, इसकी पूरी सूची तैयार की। और इसके आधार पर उन्होंने इंडो ग्रीक्स का पूरा इतिहास लिखा। जो हिंद यूनानी शासक थे उनका एक बृहत इतिहास लिखने का काम किया। हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं, उन इंडो ग्रीक कॉइन्स में हमें बड़े पैमाने पर राजाओं के नाम मिलते हैं और इसीलिए उन नामों को एक क्रम में रखकर इन डायस्ट्रक कॉइन पर जो ये ग्रीक शासकों के नाम मिलते हैं उन्हें एक तरह से सजाकर वंश की रचना की जा सकती है, वंशावली बनाई जा सकती है। और यह एक प्रकार से बाद में भी इस विधि को दोहराया गया गुप्त काल के इतिहास के लिए, या कुछ हद तक मगध में भी कोशिश की गई है। हालांकि मगध में उतनी सफलता नहीं मिली है क्योंकि आहत सिक्कों पर सूचनाओं का स्वरूप बिल्कुल दूसरा है। इसीलिए पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक आयाम जो होता है शासकों के बारे में पता करना, वह इन सिक्कों से पता चलता है। एक दूसरा पहलू ये है कि सिक्के जहाँ पाए जाते हैं उसके विस्तार से यह अनुमान किया जाता है कि इस राजा का शासन किस स्थान तक रहा होगा। हालांकि अपने आप में इसमें कई खतरे हैं क्योंकि सिक्कों का प्रयोग एक राज्य की सीमा के बाहर भी हो सकता था। यह खास बात है कि इस समय के जो सिक्के होते थे उनका मूल्य सिक्के के अंदर अंतर्निहित होता था।
आज के समय से यदि हम तुलना करें तो जैसे कागज़ के नोट हैं, करेंसी नोट्स, इन करेंसी नोट्स का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। यदि आप देखें उन कागज़ के इन करेंसी नोट्स को, तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि रिज़र्व बैंक का गवर्नर एक शपथ लेता है और ये कहता है कि इसको जिसके भी हाथ में रहेगा, मैं उसको इसके बराबर का मूल्य देने का वादा करता हूँ। यह एक प्रकार से वचन होता है कि आप मूल्य के बदले में ये कागज़ का सर्टिफिकेट ले रहे हैं और इस कागज़ के सर्टिफिकेट को हम ऑनर करेंगे, हम उसका वचन का पालन करेंगे। लेकिन जब कागज़ के करेंसी नोट्स के चलन से पहले, मध्य युग के बाद आधुनिक काल में इतने बड़े पैमाने पर कागज़ के नोटों का चलन शुरू हुआ है, उसके पहले जो भी सिक्के होते थे, जो करेंसी होता था, उसका मूल्य उसके अंदर ही अंतर्निहित होता था। यानी कि चांदी का यदि एक सर्टेन वैल्यू का यदि कोई सिक्का है, तो चांदी को आप पिघला करके उसका मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि स्टैंपिंग अथॉरिटी है तो इससे काफ़ी आसानी होती थी, क्योंकि इससे ये पता चलता था कि इसमें कोई खोट नहीं है और इसे राजा की गारंटी मिली हुई है, सम्राट की गारंटी मिली हुई है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर सिक्के अपने मूल्य के कारण जाने जाते थे और यही कारण है कि मगध के सिक्के तक्षशिला में भी चलते थे। इसलिए हड़बड़ी में सिक्कों के आधार पर शासन क्षेत्र का अनुमान नहीं किया जाना चाहिए। आप उसके बारे में और चीज़ों को आपको मिलाना पड़ेगा। क्या और कोई इंस्क्रिप्शन मिलता है, क्या सिक्कों का कंसंट्रेशन मिलता है, किस किस्म का आपको और एलाइड इंफॉर्मेशन या बाकी जानकारी क्या मिलती है, उसके आधार पर ही आप शासन क्षेत्र का अनुमान कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक इतिहास लिखने के लिए सिक्कों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। सिक्कों का दूसरा उपयोग किया गया है आर्ट हिस्ट्री लिखने के लिए। कला का इतिहास, खासकर B.N. मुखर्जी जैसे जो इतिहासकार थे, उन्होंने गुप्त काल के सिक्कों का व्यापक अध्ययन किया और गुप्त काल के सिक्कों पर आभूषण, केश सज्जा, जो उपस्कर हैं, फर्नीचर हैं, उनको देखकर उसके कलात्मक चित्रण को देखकर कला का इतिहास लिखने की कोशिश की है। यह भी अपने आप में जानकारी का एक नया किस्म का स्रोत बन जाता है और इसकी अपने आप में बहुत भारी महत्ता है। जो तीसरा एक क्षेत्र हो सकता है वो है धार्मिक इतिहास का। खास तौर से हम इंडो ग्रीक कॉइन्स से कई प्रकार के जो रेयर इंफॉर्मेशन है वो हमें मिला है। जैसे बलराम और कृष्ण का पहला डिपिक्शन, पहला चित्रण हमें इंडो ग्रीक कॉइन में मिला है। जो भारतीय हिंद यूनानी जो सिक्के हैं उनके ऊपर बलराम और कृष्ण का चित्रण मिला है और इससे हमें इनकी तिथि स्थापित करने में ज़रूर मदद मिलती है कि बलराम और कृष्ण की पूजा इतना कहा जा सकता है कि उन दिनों हो रही थी। उसके पहले भी हो सकता है, पर कम से कम इतना तो तय है कि इंडो ग्रीक कॉइन्स यानी कि पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास, पहली शताब्दी सामान्य संवत के आसपास इंडो ग्रीक कॉइन्स ये दिखाते हैं कि बलराम और कृष्ण की पूजा हो रही थी। इसी प्रकार हमें और भी कई प्रकार के धार्मिक चिन्ह, खास करके दूसरी शताब्दी के आसपास हमें अगस्तक्लीज AGASTHOCLESE अगस्तक्लीज के सिक्के मिलते हैं, जिनके ऊपर की हमें इस प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं। बौद्ध प्रतीक भी हमें मिलते हैं। रिलीजियस हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो जो कुषाण कालीन सिक्के हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके ऊपर कई बौद्ध प्रतीक चिन्ह। बाद के सिक्कों में हम लोग देख सकते हैं, गुप्त कालीन सिक्कों में शिव का चित्रण और कई प्रकार के अश्वमेध के बारे में
विवरण, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सिक्कों के चित्रण के आधार पर भी धर्म का इतिहास या धर्म के कुछ पहलुओं का इतिहास लिखा जा सकता है। मैंने आपको कहा था कि ज़्यादातर सिक्कों पर तिथि अंकित नहीं मिलती है, डेट बहुत ही रेयर है, और इसीलिए सिर्फ एक वेस्टर्न क्षत्रप, जो पश्चिमी क्षत्रप के जो सिक्के हैं, उनके सिक्कों पर तिथि कई बार देखी जाती है, ले तो और बाकी आपको तिथियां नहीं मिलती हैं। लेकिन तिथि यदि ना भी मिले तो भी किसी पुरातात्विक स्तर से यदि हमें सिक्के मिलते हैं तो उस स्तर को, उस स्ट्राटा को, उसको को की तिथि तय करने में मदद मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसीलिए तिथियों का, जो सिक्कों का पाया जाना ही अपने आप में तिथि क्रम निर्धारित करने में मदद करता है। ये एक और भी चीज़ हमें क्रोनोलॉजी इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। तो अभी तक हमने जो कहा उसके हिसाब से पॉलिटिकल हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री, क्रोनोलॉजी, इन चीज़ों में हमें सिक्कों के इससे मदद मिलती है। लेकिन एक और ख़ास क्षेत्र है जिसमें कि हमें सिक्कों का चलन दिखाई दे, सिक्कों का उपयोग दिखाई था, वो इकोनॉमिक हिस्ट्री है। इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में, इकोनॉमिक हिस्ट्री रिट्रीव करने में, उससे सिक्कों से आर्थिक इतिहास निकालने में डी.डी. कोसाम्बी की बड़ी भूमिका रही है। पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि राजनीतिक इतिहास के क्षेत्र में गुप्त काल के सिक्कों पर कई ऐसी सूचनाएं मिली हैं जो कि सिक्के से ही प्राप्त हुई हैं। जो लिच्छवी राजकुमारी का चंद्रगुप्त प्रथम से विवाह हुआ था और जिसके कारण कि गुप्त वंश इतना शक्तिशाली बना, यह बात भी हमें गुप्तकालीन सिक्के से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त द्वारा अश्वमेध करने का प्रमाण भी सिक्कों से प्राप्त हुआ है। हमें सिक्कों से गणों के बारे में पता चला है, जो रिपब्लिकन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, या जिसको कि कम से कम हम नॉन मोनार्किकल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि गैर राजतंत्रीय व्यवस्था, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें कोई राजा नहीं होता था। आप लोग शायद ये सोचते होंगे कि प्राचीन भारत में सिर्फ राजाओं पर आधारित ही राजनीतिक व्यवस्था थी। ये बात गलत है। प्राचीन भारत में इतना बड़ा उदाहरण है कि यहाँ कई ऐसे राजनीतिक इकाइयाँ थीं जिसमें कि राजा होता ही नहीं था, मुखिया होता था और सामूहिक शासन होता था। एक प्रकार की प्राथमिक किस्म की डेमोक्रेसी या जनवाद हम वहाँ देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पता नहीं वोट डालने का अधिकार था कि नहीं था, जैसा कि आज हम देखते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि प्रत्येक कुल के प्रमुख को, प्रत्येक परिवार के मुखिया को अपना मत रखने का अधिकार था। और ऐसे जो गण हैं, ऐसे जो राज्य थे, उन्हें गण राज्य कहा जाता है। ऐसे जो जनता थी, ऐसे जो समूह थे, उनको गण कहते हैं। जैसे कि हमने अभी मालव, यौधेय इत्यादि का नाम लिया था। तो इनके इतिहास को भी रिकॉन्स्ट्रक्ट करने में, जो गणराज्यों का इतिहास, उसको कंस्ट्रक्ट करने में सिक्कों की बहुत बड़ी भूमिका है। नहीं तो इन सिक्कों के बिना शायद हम इनके बारे में नहीं जान पाते। ये गुप्त काल के समय में बड़े पैमाने पर जो कई गणराज्य हमें दिखाई देते हैं, हालांकि गुप्त समय समाप्त होते होते इन गणराज्यों का पतन हो गया। ऐसा लगता है कि गुप्त राजाओं ने इन्हें पराजित कर आप अपने राज्य में मिला लिया। तो ये एक बड़ा पहलू है जिसको कि हम लोग पाते हैं, और इसलिए राजनीतिक इतिहास के कई सारे आयाम हमें देखने को मिलते हैं कि सिक्कों से प्राप्त होते हैं। हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे आर्थिक इतिहास की। डी.डी. कोसाम्बी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है द इंडियन न्यूमिस्मैटिक्स। द इंडियन न्यूमिस्मैटिक्स, NUMISTA MATICS, न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स में उन्होंने यह प्रस्तावना रखी, यह बात कही कि सिक्कों का उपयोग
राजनीतिक इतिहास लिखने के लिए या कला का इतिहास लिखने के लिए या धार्मिक इतिहास लिखने के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन सिक्के प्राथमिक रूप से तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि सिक्का अपने आप में एक आर्थिक अवधारणा है, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। और इसीलिए सिक्कों को सबसे पहला जो सिक्कों का काम होता है वो है विनिमय का। और इतिहासकारों को इसीलिए सिक्कों से प्राथमिक रूप से आर्थिक इतिहास निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। और इस संदर्भ में उन्होंने 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रखे। एक जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की, तक्षशिला होड़ के बारे में जो चर्चा हमने कहा था कि तक्षशिला में जो मुद्रा पुंज मिला, उस मुद्रा पुंज में ज़्यादातर सिक्के मगध के थे। और मगध में हमें ऐसा कोई तक्षशिला का सिक्कों का पुंज नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। और इस आधार पर तक्षशिला के जो मुद्रा पुंज जो मिला था, उसके विश्लेषण के आधार पर डी कोसाम्बी ने कई बातों को रखा, जिसमें एक बात था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि यह जो व्यापार इस काल में हो रहा था उस व्यापार का झुकाव किस तरफ था। इस व्यापार का झुकाव निश्चित रूप से तक्षशिला की तरफ था, क्योंकि जब तक्षशिला वस्तु दे रहा था उसके बदले में मगध उसे सिक्का दे रहा था। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि मगध के पास बेचने के लिए कोई वस्तु नहीं थी, या यह भी कह सकते हैं कि तक्षशिला को मगध के वस्तुओं की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मगध को तक्षशिला के वस्तुओं की आवश्यकता थी। और इसीलिए तक्षशिला और मगध के बीच में होने वाले व्यापार में हम कह सकते हैं कि उस जमाने में भी जो आज के पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमा का हिस्सा है, वहाँ के लोग व्यापार के मामले में ज़्यादा कुशल थे। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यह जो इलाका है पश्चिमोत्तर भारत का, वो दक्षिण एशिया के साथ मिला हुआ था। और ये एक महान व्यापारिक मार्ग जो कि चीन, ईरान, रोम और भारत को जोड़ता था, उस रूट के ये काफ़ी नज़दीक थे। और इसीलिए यहाँ पर व्यापारिक मनोवृत्ति और व्यापारिक इथॉस जिसको कहते हैं, जो एक संस्कार है, वो कहीं ज़्यादा रहा था। और इसीलिए तक्षशिला ज़्यादा बेचता था और मगध कम बेच पाता था। मगध को उसके बदले में पैसा देना पड़ता था। तो प्राचीन भारत के संदर्भ में बैलेंस ऑफ पेमेंट की चर्चा कर सकते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि भारत और चीन के साथ जो व्यापार होता है उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट चीन के पक्ष में है। भारत सिर्फ सामान खरीदता है और उसके बदले में पैसा देता है। इसी तरह से हम लोग अमेरिका के साथ जो व्यापार करते हैं, सभी यूरोपीय देशों के साथ जो व्यापार करते हैं, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके पक्ष में है। लेकिन हम जो नेपाल के साथ व्यापार करते हैं उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पक्ष में होता है। और ये दिखाता है कि जो अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उसके पक्ष में ही व्यापार का संतुलन झुका रहेगा। दूसरी जो एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा डी कोसाम्बी ने विकसित की वो था पीरियड ऑफ सर्कुलेशन एंड वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेशन। उन्होंने कॉइन होर्ड के विश्लेषण के आधार पर यह समझने की कोशिश की कि उसमें कितने सिक्के थे जिनके जो ज़्यादा घिसे हुए थे, और एक प्रकार से घिसने की दर किस निकाली जा सकती है। जो पीरियड ऑफ सर्कुलेशन के लिए उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। आप देखेंगे कि जो आहत सिक्के होते हैं उनके ऊपर तारांकित निशान लगे होते हैं जो स्टार जैसा दिखता है, और किसी पर 1 निशान, किसी पर 2 निशान, किसी पर 3 निशान, अलग अलग किस्म के निशान दिखते हैं। और इस संदर्भ में इन निशानों की व्याख्या करते हुए डी कोसाम्बी ने यह प्रस्तावना रखी कि ऐसा लगता है कि ये बैंकर्स मार्क हैं। बैंकर्स मार्क क्या है? इनका कहना यह था कि चूंकि सिक्के बाजार में चलने पर घिस जाते थे, इसीलिए
राज सत्ता उनको अपना अथॉरिटी देने के लिए कि ये लोग लेने से इनकार न करें, उसके ऊपर एक तारा का निशान लगा देते थे। यह निशान कितने दिनों पर लगाया जाता था, इसके बारे में इनका अनुमान है कि 12 वर्षों का एक युग होता था। तो संभव है कि प्रत्येक 12वें वर्ष यह निशान लगाया जाता हो, यानी कि सिक्का का यदि घिसाव एक खास स्तर के यदि नीचे चला जाता है तो उसके बाद उसको प्रचलन में बनाए रखने के लिए एक तरीका निकाला गया कि उसको फिर से रॉयल मिंट में, राजकीय टकसाल में वापस लाया जाएगा और वहाँ उसके ऊपर विशेष किस्म का निशान उकेरा जाएगा, जिसको कि डीडी कोसांबी बैंकर्स मार्क कहते हैं। और इन बैंकर्स मार्क को देख करके उनका पीरियड ऑफ सर्कुलेशन निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक ही किस्म के 2 सिक्के मिलते हैं, जैसे एक मान लीजिए कि सूरज का निशान वाला सिक्का है, ऐसे 4 सिक्के मिले सूरज का निशान वाला। एक सिक्का है जो बिल्कुल नया है, उसका मेजरमेंट लिया। एक दूसरा सिक्का है जिसके ऊपर की एक तारांकित निशान लगा हुआ है, और दूसरा एक सूरज का निशान वाला सिक्का है जिसके ऊपर 3 तारांकित निशान लगा हुआ है। अब यदि इनका वजन लिया जाए तो वजन लेने के बाद यह पता चलेगा कि पहले निशान से दूसरे निशान के बीच में वजन की कितनी कमी आती है, या एकदम फ्रेश कॉइन जो है उसमें, और जब पहली बार उसी तरह के दूसरे सिक्के पर जो लगाया गया निशान, उसमें वजन का कितना नुकसान हुआ है। और इस प्रकार से इसकी घिसाव दर निकाली जा सकती है, और घिसाव दर के हिसाब से फिर पीरियड ऑफ सर्कुलेशन निकाला जा सकता है। अब पीरियड ऑफ सर्कुलेशन निकालने के बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेशन, कि एक विशेष समय में ऐसे कितने सिक्के अर्थव्यवस्था में प्रचलित रहे होंगे। तो इस प्रकार से डीडी कोसांबी, जो कि एक गणितज्ञ थे, उन्होंने सिक्कों के विश्लेषण के माध्यम से भारतीय इतिहास के एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर को खोजने की कोशिश की। लोगों के अपने अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस बात की काफ़ी आवश्यकता है कि सिक्कों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाए, और इस अध्ययन के माध्यम से जो आधुनिक अवधारणाएं कई हैं उसके हिसाब से उस समय के अर्थव्यवस्था को पुनर्सृजित करने की कोशिश की जाए। एक समय में, जैसे आज हमें दिन प्रतिदिन के हिसाब से पता रहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह बुलेटिन जारी करती है कि देश के अर्थव्यवस्था में कितने 100 रुपये के नोट, कितने 500 रुपये के नोट, कितनी संख्या में जारी किए गए हैं, उनका कुल मूल्य क्या है, उनकी संख्या क्या है। इन तमाम चीज़ों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नज़र रखता है। और यह आज से नहीं, जब से आधुनिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है पिछले 200 सालों में, उसमें यह बात दर्ज की जाती है। अब चूंकि कंप्यूटर आ गया है और बहुत सारी चीज़ें, तो ये आंकड़े बहुत जल्दी जनरेट हो जाते हैं, लेकिन पहले भी इन आंकड़ों को जमा किया जाता था, जिससे पता चलता था कि मुद्रास्फीति की दर क्या हो सकती है, क्योंकि इससे मुद्रा प्रसार से कीमतों पर असर पड़ता है। तो क्या कुछ नोट वापस ले लेने चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए, सर्कुलेशन कम कर देना चाहिए, सर्कुलेशन बढ़ाना चाहिए, उसको लिक्विडिटी कहते हैं। इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जाती है। तो ऐसा लगता है कि उतने बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन यह भी बात सच है कि जो मौर्य काल है, और या उसके बाद कुषाण काल है, या उसके बाद गुप्त काल है, इसमें सिक्कों के रखरखाव और संचारण पर किसी न किसी किस्म से नज़र रखी जाती थी और उनकी व्यवस्था की जाती थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि डीडी कोसांबी ने उठाया, वह है डिनोमिनेशन को लेकर। ऐसे लोग मानते हैं कि यदि सिक्का काफ़ी बड़ा डिनोमिनेशन का हो तो उसमें काफ़ी उसका महत्व ज़्यादा होता है, वो समृद्ध काल होगा। जैसे कि गुप्त काल के बारे में कई लोग ये सोचते हैं कि यदि सिक्के का 10 ग्राम का सिक्का यदि बाज़ार में चल रहा है सोने का, इसका मतलब है कि वह ज़्यादा समृद्ध काल था। और यदि किसी काल में सिर्फ तांबे के सिक्के चल रहे हैं तो इसका मतलब वो
असमृद्ध काल है, वो गरीबी का काल है, ऐसा नहीं है, यह अनिवार्यतः नहीं है। और इन्होंने कहा कि डिनोमिनेशन का संबंध बाजार के अर्थव्यवस्था से होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आज आपको 10 ग्राम का एक सोने का सिक्का दे दिया जाए, तो आप आज देखिए कि सोने की कीमत क्या है। आपको पता होगा एक 10 ग्राम सोने की कीमत शायद 70,000 रुपये या कुछ भी होगा, आप इसका अनुमान कर लीजिए। तो आप सोचिए कि यदि एक सिक्का 70,000 रुपये का है तो उससे आप क्या खरीद सकते हैं बाजार में जाकर के? आप कार खरीद सकते हैं, आप संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आप उससे 70,000 रुपये के इससे कोई छोटी चीज़ खरीद सकते हैं? आप जो दैनिक आप अंडे और सब्जियां और दूध और फल, इसको खरीदने के लिए क्या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आप देखेंगे दुकानों पर 500 रुपये के नोट को भी भुनाने के लिए कई बार मशक्कत करनी पड़ती है। तो 70,000 रुपये का यदि नोट हो तो आप उससे बाजार में क्या क्या खरीदेंगे? तो इस संदर्भ में जो छोटा डिनोमिनेशन का कॉइन होता है, यानी कि ऐसा सिक्का जिसका कि मान लीजिए कि 10 रुपये कीमत हो या 1 रुपये कीमत हो, जो काकड़ी, खास करके काकड़ी जो सिक्का है KAKINI, जो कि कुषाण काल में प्रचलित था। काकड़ी सिक्का बनता था पोटीन से, लेड और कॉपर के मिक्सचर से, मिश्र धातु से, रांगा और तांबा के मिश्र धातु से काकड़ी बनता था। बहुत ही छोटा सिक्का होता था। ये एक तरह से इतना छोटा होता था कि उसके माध्यम से प्रायः लोग 1 सेर आटा या 5 सेर आटा या छोटे मोटे वस्तुएं, कंजम्पशन की चीज़ें जो लोग बाज़ार से खरीद सकते हैं, वो उससे खरीद सकते थे। इसलिए यदि काकड़ी का मिलना, जिस फेज में, जिस चरण में काकड़ी मिलता है, उसके बारे में कोसाम्बी का मत यह है कि यह मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के हायर लेवल को दिखाता है। यह दिखाता है कि मौद्रिकीकरण, अर्थव्यवस्था का मौद्रिकीकरण ज़्यादा उच्च स्तर पर हुआ है, यानी कि पेनिट्रेशन ऑफ मनी इन द मार्केट, बाजार में मुद्रा का पैठ, उसकी पकड़, उसकी पहुंच ज़्यादा है। यानी छोटी चीज़ों के लिए भी, घर से बदली करने के लिए, बार्टर करने के लिए वस्तु लाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें भी खरीदी जा सकती है। जैसे एक बकरी के बदले कोई आदमी यदि 10 किलो चावल या 50 किलो चावल लेकर के जाता है, तो उसके लिए उसको बकरी लाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप वो छोटे छोटे सिक्कों से भी ये काम कर सकता है। तो ये जो एक अवधारणा है कि हायर डिनोमिनेशन मीन्स प्रॉस्पेरिटी, लोअर डिनोमिनेशन मीन्स पॉवर्टी, इस चीज़ को खंडित किया कि यदि बड़े आकार का, बड़े मूल्य का सिक्का है तो वो एक प्रकार से दिखाता है कि वो समृद्ध काल है। बल्कि एक तरह से यह भी कहा जाता है कि गुप्त काल के सिक्के इतने बड़े हैं कि शायद उनका उपयोग सिक्कों के रूप में किया ही नहीं जाता था। यह भी संभव है कि वो एक प्रकार से संपत्ति के रूप बन गए थे, उनको या मेडल का रूप ले चुके थे। वो इतने सुंदर बनाए जाते थे कि उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए उनको सुंदर बनाया जाता था। उनको यह एक प्रकार से उनको रखा जाता था कि वो दिखाने की चीज़ है, ए मेडल है। और इसीलिए इतने बड़े डिनोमिनेशन के सिक्कों का पाया जाना, 70,000 रुपये या 1 लाख रुपए का एक सिक्का पाया जाना, अपने आप में दिखाता है कि मुद्रा प्रसार कम हुआ था। जो पेनिट्रेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो हस्तक्षेप है, वो कम हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। और इसीलिए ये अनिवार्य नहीं है कि यदि छोटा सिक्का हो या यदि मिश्रित धातु को लेकर बनाया गया हो तो उस मिश्रित धातु को हम कह सकते हैं कि यह अपने आप में कोई बुरी चीज़ है। उदाहरण के लिए एक यह इसमें कॉन्सेप्ट भी हम देखते हैं कि जब कुषाण लोग आए भारत में, तो कुषाणों के आने के बाद अचानक आप देखते हैं कि सोने और सिर्फ सोने के सिक्के मिलते हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? इसके बारे में एक मत ये है
कि शायद जब वो बाहर से आए तो उनके तांबे के सिक्के लेने को कोई तैयार नहीं था, और अर्थव्यवस्था में अपनी साख बनाने के लिए उन्हें यह मजबूरन करना पड़ा कि उन्हें सोने के सिक्के जारी करने पड़े, और उसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं था। तो ये एक प्रकार से उनकी दिखाती है, मजबूरी दिखाती है, जिसमें कि उनको लगता था कि इनको हम लोगों का विश्वास अर्जित नहीं कर पाएंगे। खास तौर से डेविड मैकडॉवेल ने, DAVID डेविड मैकडॉवेल ने इस पर एक बड़ा काम किया है, कुषाण गोल्ड कॉइन्स पर, और उन्होंने ये दिखाया है कि धीरे धीरे जब कुषाण जब पहली बार आए तो काफ़ी हाई वैल्यू के कुषाण जो सिक्के लेकर के आए, हाई प्योरिटी के सिक्का लेकर के आए, जिसमें कि सिक्कों में 95% तक सोना होता था। लेकिन जैसे जैसे कुषाणों का शासनकाल मजबूत होने लगा, वैसे वैसे उसमें सोने की मात्रा में कमी आने लगती है, और हम देखते हैं कि ये 75% तक गोल्ड का कंटेंट हो जाता है। और यहाँ उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को, ये अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसको कहते हैं बाईमेटलिज्म या ट्राईमेटलिज्म, द्विधातुवाद या त्रिधातुवाद। यह क्या है कि जब दो धातुओं के बीच में एक जो विनिमय दर है वो निश्चित हो जाती है, या तीन धातुओं के बीच में विनिमय दर निश्चित हो जाती है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सोने का सिक्का ही जारी किया जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए 10 ग्राम सोने का सिक्का बराबर 100 ग्राम चांदी का सिक्का बराबर 1 किलो तांबे का सिक्का, यदि ये हम बना दें या एक बन जाए, तो किसी को जरूरी नहीं है कि आपको 10 ग्राम सोने का सिक्का ही देना पड़ेगा। आप उसके बदले में उसको 1 किलो तांबे का सिक्का भी देते हैं। तांबा चूंकि ज़्यादा सुलभ है, तो एक प्रकार से ये जो विनिमय दर स्थापित हो जाती है, इससे मुद्रा प्रसार में बहुत आसानी होती है। और इसके तब ये करते हैं कि राजा लोग, जो प्रशासन था, वो सोने के सिक्कों को फिर अपने खजाने के लिए सुरक्षित कर लेता है, क्योंकि जब भी कोई संकट आएगा उस समय फिर तांबा काम नहीं करेगा, उस समय फिर सोना ही काम करेगा। और जब प्रशासन मजबूत हो, तब उसके इकबाल के बदौलत, उसके रसूख के बदौलत, उसके अथॉरिटी के बदौलत तांबे का सिक्का भी आराम से चल सकता है। तो बाईमेटलिज्म और ट्राईमेटलिज्म के कॉन्सेप्ट को लाकर प्राचीन काल में भी मुद्रा प्रसार को व्यवस्थित करने की कोशिश की जाती थी। इसी प्रकार जो डायल की मैंने चर्चा की थी, DEYEL, डायल, जिन्होंने डिबेसमेंट ऑफ कॉइन के बारे में काम किया है, और उन्होंने यह कहा कि सिक्कों में धातु की मात्रा का कमी, कीमती धातु की मात्रा का कमी होना, जिसको डिबेसमेंट कहते हैं, डिबेसमेंट अपने आप में कोई अर्थव्यवस्था के असफल होने का निशानी नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि यदि इकॉनमी का एक्सपेंशन बड़े पैमाने पर हो रहा हो और उसमें कॉइन का डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा हो, ऐसी स्थिति में भी हमें दूसरे धातुओं के सिक्के या सिक्कों के अंदर में अन्य धातुओं का मिश्रण करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि सोने का तो इतना प्रसार है नहीं, सोने की इतनी आवक नहीं है। तो सोने की यदि आवक कम है, चांदी की आवक कम है, तो उसके जगह पर तांबे का चलन या पीतल का या कांसे का चलन करके और उस अर्थव्यवस्था को समर्थन देना, यह भी एक महत्वपूर्ण काम होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में कई बहुत ही संश्लिष्ट किस्म के अवधारणाओं को लेकर अब काम किया जा रहा है, और सिक्कों की अपनी पूरी दुनिया है। कई ऐसे विद्वान हैं जो कि अपनी पूरी जिंदगी सिक्कों के अध्ययन में लगा देते हैं। कई ऐसे तरीके निकालते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि
सिक्कों के कई नए प्रकार की जानकारी निकाली सकती है। उदाहरण के लिए मुझे याद आ रहा है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में काउंटर स्ट्राइकिंग को भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय बनाया गया है। यानी कि प्राचीन काल में एक चलन था कि पहले से चले आ रहे सिक्के पर अपने राज्य का निशान लगाकर उसे फिर से जारी कर देना, इसको कहते हैं काउंटर स्ट्राइकिंग। COUNTERSTRIKING, काउंटर स्ट्राइकिंग। यह कई बार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से भी होता है और कई बार एक शासन जब समाप्त हो जाता है और उसके जगह पर कोई नया शासन प्रणाली आता है, जो खास तौर से पश्चिमोत्तर भारत में हमें यह प्रवृत्ति देखने को मिली है। जबकि नाहपण के सिक्कों पर, कुषाण कॉइन्स जो है, उन सिक्कों पर ये काउंटर स्ट्राइकिंग की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यदि हम लोग अब इस पूरी चर्चा को समाप्त करने पर आए तो उसके पहले हम थोड़ा सा सिर्फ मेट्रोलॉजी से रिलेटेड थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि सिक्कों के ऊपर चिन्हों का अध्ययन करके, उनके ऊपर राजनीतिक चिन्हों को पहचान करके, उनका आकार माप करके, उनका चलन माप करके तो कई चीज़ें जानी ही जाती हैं, पर इसके अलावा भी कई प्रकार के विश्लेषण होते हैं जो कि मेट्रोलॉजी के माध्यम से, या जिसको कि मुद्रा माप विज्ञान कहते हैं, ये करते हैं। जैसे हम एक उसमें देखते हैं केमिकल एनालिसिस। हालांकि केमिकल एनालिसिस में जो रासायनिक विश्लेषण होता है उसमें मुद्रा को नष्ट करना पड़ता है, लेकिन उनको नष्ट करके हम उनके केमिकल कॉम्पोजिशन, धातु का जो उसमें मिश्रण है, उसको जान सकते हैं। और हम यह पाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि यह पाया गया है कई सिक्कों में कि जो कांसे का जो सिक्का बनाते हैं, ब्रोंज, उसमें टिन की मात्रा 2 से 3% रहना काफ़ी है। लेकिन हमें कई ऐसे सिक्के मिले हैं, कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं, जिसमें कि यह मात्रा 12% से 20% है। उसमें जो एलॉय के तौर पर जिंक मिलाया जाता है, जिंक की मात्रा, कॉपर में जिंक की मात्रा 12 से 20% है, जबकि 3%, 4%, 2% से 4% में भी उसको कांसे के रूप दिया जा सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है, यह एक सवाल खुलता है। तो मेट्रोलॉजी का एनालिसिस जो होता है, जो मुद्रा का जो केमिकल एनालिसिस होता है, उसके माध्यम से भी हमें कई चीज़ों का पता चलता है, ख़ास तौर से धातुओं का चरित्र, धातुओं का उद्गम स्थल, कि वे कहाँ किस खान से आए हैं। जैसे अब वैज्ञानिक खास तौर से उनका जो सिग्नेचर होता है, मेटेलिक सिग्नेचर, इससे बता सकते हैं कि ये जो सोने का सिक्का है, ये सिक्का के लिए बनाने के लिए सोना कहाँ से आया था। ये अफ्रीका के खान से आया था, या मैसूर के खान से आया था, या और दुनिया के किसी दूसरे खान से आया था। क्योंकि प्रत्येक खान का अपना एक हस्ताक्षर होता है, उसमें जो मिले हुए जो पूरी तरह से कभी उनको साफ नहीं किया सकता है, इसीलिए उनको, उनके अंदर में जो एक परसेंटेज बनता है मिश्रणों की, दूसरे धातुओं की, उसके माध्यम से उस खान को पहचाना जा सकता है। और यह जो चीज़ है, यह केमिकल एनालिसिस के माध्यम से किया जाता है। अब विज्ञान के विकास के बाद कई नई विधियां भी आई हैं, जिसमें कि एक विधि है XRF यानी एक्सरे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री टेस्ट। XRF फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री टेस्ट, यह मेटल के कॉम्पोजिशन का एनालिसिस करता है। धातुओं में, मिश्र धातुओं में खास तौर से क्या सब मिला हुआ है और कितनी मात्रा में मिला हुआ है, इसके लिए अब उनको केमिकल एनालिसिस से नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। खास किस्म के एक्सरे से, एक्सरे की किरण डाल करके वैज्ञानिक यह पता कर सकते हैं कि धातु के इस टुकड़े में कितने % में कौन सा मेटल मिला हुआ है। इसी तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के माध्यम से हम उसको जांचते हैं कि उसमें मेटल की क्या मात्रा है, क्योंकि
प्रत्येक मेटल का डिस्प्लेसमेंट रेट अलग अलग होता है। वाटर डिस्प्लेसमेंट रेट टेस्ट होता है, पानी के अंदर कितना उसका विस्थापन होता है, जल विस्थापन जांच यह हम कर सकते हैं। इसके अलावा कॉइन्स का जो डाई एनालिसिस होता है वो किया जाता है। जो सांचे होते हैं उनको लेकर के, और एक सांचे में कितनी बार बनाया जा सकता था या उनकी मात्रा कितनी है, उसके आधार पर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेशन निकाल सकते हैं। जितने सांचे मिलते हैं, ज़्यादातर सांचे मिट्टी के बने हैं, और मिट्टी चूँकि धरती में बचे रह जाते हैं, पकी हुई मिट्टी, इसलिए चाहे धातु मिले चाहे ना मिले, लेकिन सांचे मिल जाते हैं। और इसके आधार पर जो सांचों के आधार पर उनकी वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेशन और पीरियड ऑफ सर्कुलेशन को भी कैलकुलेट करने में मदद मिलती है। इस प्रकार आज की इस चर्चा में हम लोगों ने सिक्कों से संबंधित कई पहलुओं को देखा और यह जानने की कोशिश की कि प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने में, व्यवस्थित इतिहास को लिखने में सिक्कों ने किस प्रकार राजनीतिक, आर्थिक, जो कलात्मक इतिहास, धार्मिक इतिहास को पुष्ट करने की भूमिका निभाई है। आप परमेश्वरी लाल गुप्ता की किताब एक बार ज़रूर पढ़िए और उसमें देखिए कि किस प्रकार सिक्कों ने भारतीय इतिहास में अपनी यात्रा पूर्ण की है। इनमें हम कई प्रकार के जो अवधारणाएं हैं उनको अब ला करके इसका विस्तार किया है, और विज्ञान के विस्तार के साथ ही हर क्षेत्र में जैसे विज्ञान का विस्तार हो रहा है, ज्ञान का विस्तार हो रहा है, उसी तरह से न्यूमिस्मैटिक्स के क्षेत्र में भी, मुद्रा शास्त्र के क्षेत्र में भी काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं। हालांकि ये दुखद बात है कि अभी भी भारत के कई म्यूज़ियम्स में, कई संग्रहालयों में आहत सिक्के या दूसरे सिक्के बड़ी मात्रा में बिना स्टडी किए हुए यूं ही रखे हुए हैं। हमें पता चला कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि किसी किसान के खेत में आहत सिक्के मिले, चूँकि आहत सिक्के सोने चांदी के तो उनको दिखते नहीं हैं, वो काले काले ऐसे ही दिखते हैं जैसे लोहे के हों, तो उनको बेच करके कुछ खास नहीं मिलता है। यह भी एक कारण है कि जब आहत सिक्के मिलते हैं तो वो म्यूज़ियम्स तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो कोई किसान लुंगी में बांध करके अपना दे गया और उसी लुंगी में बंधा हुआ काफ़ी लंबे समय तक रह गया। ये नेगलेक्ट का भी एक पीरियड रहा है। ज़रूरी है कि आधुनिक भारत के हमारी जो नई पीढ़ी है वो अपने प्राचीन सिक्कों में दिलचस्पी ले और इन सिक्कों का अध्ययन करके प्राचीन भारत के गौरव में आप वृद्धि कर सकते हैं। आप परमेश्वरी लाल गुप्ता की किताब पढ़िए, मिचनर की किताब पढ़िए, डेविड मैकडॉवेल की किताब पढ़िए, डायल की किताब पढ़िए, बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। और कोई भी आप स्तरीय पुस्तक यदि आप खरीदेंगे तो उसमें आपको बिब्लियोग्राफी में, उसके पुस्तक सूची में कई सारे किताबें मिलेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आपकी रुचि इन सिक्कों में किसी तरह से विकसित हुई होगी तो आप में से कुछ लोग ज़रूर मुद्रा शास्त्र के अध्ययन में अपना भविष्य बनाएंगे। धन्यवाद।